कहानी की शुरुआत हैना नाम की लड़की से होती है। वह अपने पिता एरिक के साथ एक दूर दराज के बर्फीले इलाके में रहती है, लेकिन उनकी जिंदगी किसी आम इंसान जैसी बिल्कुल नहीं है। एरिक सिर्फ हैना की देखभाल ही नहीं करता, बल्कि हर दिन उसे खतरनाक ट्रेनिंग भी देता है। शूटिंग, फाइटिंग और कई भाषाएं सीखना, यही उसकी रोज की जिंदगी है। यहाँ तक कि जब हैना सो रही होती है, तब भी एरिक उस पर अचानक हमला कर देता है ताकि उसे एक परफेक्ट किलर बनाया जा सके, क्योंकि एक दिन उन्हें अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना करना है। लेकिन आखिर हैना अभी भी एक बच्ची ही है। जंगलों में बड़ी होने के बावजूद अब उसके मन में बाहरी दुनिया को देखने की जिज्ञासा बढ़ने लगी है। हर रात सोने से पहले वह तकिए के नीचे छिपाकर रखी ग्रिम फेरी टेल्स की किताब निकालती है। यही किताब उसके लिए बाहरी दुनिया को जानने का एकमात्र जरिया है, और इसी के जरिए वह अपनी माँ की यादों को महसूस करती है। अपनी माँ के चेहरे की कल्पना करते हुए हैना सपनों में खो जाती है, लेकिन अगली सुबह उसके पिता की गोली की आवाज उसे जगा देती है, और एक बार फिर उसकी खतरनाक ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। इसके साथ ही एरिक उससे एक नकली पहचान भी याद करवाता है, ताकि जरूरत पड़ने पर वह खुद को किसी और के रूप में पेश कर सके। रात होने पर एरिक बंदूक लेकर हैना के बिस्तर के पास आता है, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचता है, हैना अचानक अपनी आंखें खोल देती है और कुछ ही सेकंड में अपने पिता को जमीन पर गिरा देती है। इससे वह काफी खुश हो जाती है और बार बार कहती है कि अब वह पूरी तरह तैयार है। एरिक भी समझ जाता है कि सही समय आ चुका है, इसलिए वह जंगल में छिपाई हुई एक मशीन निकालकर हैना को दिखाता है। वह बताता है कि जैसे ही यह मशीन चालू होगी, उनकी दुश्मन मैरी को उनकी मौजूदगी का पता चल जाएगा और वह अपने लोगों को उन्हें मारने के लिए भेज देगी। उस वक्त दोनों तरफ सिर्फ एक ही अंजाम बचा होगा, लेकिन मशीन को कब चालू करना है, इसका फैसला पूरी तरह हैना के हाथ में है। हालांकि हैना अच्छी तरह जानती थी कि एक बार मशीन चालू करने के बाद वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा, लेकिन अब वह इस अकेली और बोरिंग जिंदगी से थक चुकी थी। वह जितनी जल्दी हो सके बाहरी दुनिया को देखना चाहती थी। इसीलिए जैसे ही उसके पिता शिकार के लिए बाहर गए, उसने बिना एक पल गन गंवाए स्विच दबा दिया। अगले ही पल हजारों मील दूर CIA हेडक्वार्टर में हड़कंप मच गया। एक एजेंट ने तुरंत मैरी को खबर दी कि उत्तरी ध्रुव के पास एरिक के निशान मिले हैं। ये सुनते ही मैरी की आंखों में गुस्सा भर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एरिक ने खुद को सामने लाने का फैसला क्यों किया, लेकिन अब उसके पास इससे निपटने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैरी ने तुरंत एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। उसने सबको बताया कि एरिक कभी CIA का सबसे खतरनाक एजेंट था, लेकिन 10 साल पहले वह अचानक गायब हो गया था। उसके पास संगठन के कई बड़े राज थे और किसी भी कीमत पर वह दूसरे लोगों के हाथ नहीं लग सकता था। मीटिंग खत्म होते ही मैरी के सहायक ने एरिक को एक दिन के अंदर पकड़ने का जिम्मा ले लिया। उधर इन सब बातों से अनजान एरिक खाली हाथ घर वापस लौटा। उसने देखा कि मशीन की लाइट जल रही है। यह देखते ही वह चुपचाप चूल्हे के पास बैठ गया। उसे समझ आ गया था कि अब उसकी शांत जिंदगी खत्म होने वाली है। हैना भी अपने पिता के पास ऐसे बैठ गई जैसे उसने कोई गलती कर दी हो। दोनों जानते थे कि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। एरिक ने हैना से अपनी दाढ़ी काटने के लिए कहा और एक बार फिर उससे मिलने की जगह याद करवाई। इसके बाद वह अपना बैग उठाकर बर्फीले जंगल की तरफ निकल गया। रात होते ही अचानक घर के बाहर तेज रोशनी दिखाई दी। हैना ने सावधानी से बाहर झांककर देखा तो पाया कि पूरे घर को एजेंटों ने घेर लिया है। ऊपर हेलीकॉप्टर मंडरा रहे थे। अगले ही पल पहली टीम तेजी से घर के अंदर घुसी, लेकिन अंदर जाने के बाद वहां से कोई आवाज नहीं आई। बाकी एजेंटों को तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। वे भी हमला करने के लिए अंदर घुसे, लेकिन सामने अपने साथियों की लाशें देखकर उनके होश उड़ गए। उन लाशों के ऊपर हैना आराम से बैठी हुई थी। कुछ देर बाद मैरी को खबर मिली कि एरिक वहां से भाग चुका है, लेकिन जब उसे पता चला कि एजेंटों ने एक लड़की को पकड़ लिया है, तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे इस लड़की से जुड़ा कोई बड़ा राज अभी भी छिपा हुआ हो। उसी समय हैना को CIA के एक सीक्रेट बेस में बंद कर दिया गया। एक एजेंट उससे एरिक का ठिकाना जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हैना ने अपने आसपास लगे कैमरों की तरफ देखा और शांत आवाज में सिर्फ इतना कहा, मैं मैरी से बात करना चाहती हूँ। हैना की बात सुनते ही दूर बैठी मैरी का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत बेस पर जाने का फैसला किया। दूसरी तरफ 2 रिसर्चर हैना के खून के सैंपल की जांच कर रहे थे। जांच के दौरान उन्हें पता चला कि उसका ब्लड स्ट्रक्चर आम इंसानों से काफी अलग है। पहले तो उन्हें लगा कि शायद सैंपल में कोई गड़बड़ी है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगा कि हैना साधारण इंसान नहीं है। कुछ देर बाद एक महिला उस सीक्रेट रूम में दाखिल हुई। उसे मैरी बनकर हैना का भरोसा जीतने का काम सौंपा गया था। असली मैरी स्क्रीन के सामने बैठी थी और हेडफोन के जरिए एरिक से जुड़ी सारी बातें उसे बता रही थी। जैसे ही हैना को सही जवाब मिले, वह अचानक रो पड़ी और उस महिला के गले लग गई। महिला को लगा कि वह सिर्फ एक मासूम और डरी हुई बच्ची है, इसलिए उसने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन बाहर मौजूद लोग पहले से ही अलर्ट हो चुके थे। उन्होंने हैना को बेहोश करने के लिए दवा देने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, हैना का चेहरा अचानक बदल गया। अगले ही पल
उसने उस महिला की गर्दन तोड़ दी। यह देखकर पूरा बेस हिल गया। सैनिक तेजी से अंदर घुसे, लेकिन मैरी की आंखों के सामने एक एक करके सारे कैमरे बंद हो गए। कुछ ही देर में पूरे बेस में अफरा तफरी मच गई और हर तरफ सिर्फ हैना को पकड़ने का आदेश गूंजने लगा। इसी मौके का फायदा उठाकर हैना एक सुरंग के अंदर चली गई। वह लोहे के दरवाजे के नीचे से निकलकर वेंटिलेशन डक्ट के रास्ते आगे बढ़ती रही। रेंगते रेंगते वह गलती से लैब के ऊपर पहुंच गई। तभी एक रिसर्चर कमरे में दाखिल हुआ और हथियार लिए खड़ी हैना ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। डर के मारे वह अलमारी के पास जाकर बैठ गया, लेकिन हैना ने उसे जाने नहीं दिया। ट्रिगर दबाने के बाद उसकी नजर सामने रखी एक रिपोर्ट पर पड़ी। वह उसकी अपनी टेस्ट रिपोर्ट थी। उसी समय एक दूसरा रिसर्चर भी लैब में आ गया। हैना ने मेज को धक्का देकर उसे गिरा दिया और वहां से भाग निकली, लेकिन जाते जाते वह यह नहीं देख पाई कि दोनों रिसर्चर के चेहरों पर कितना डर था, जैसे उन्होंने किसी इंसान को नहीं बल्कि एक राक्षस को देख लिया हो। हैना लगातार भागती रही और सैनिकों से बचने के लिए वेंटिलेशन डक्ट का सहारा लेती रही। आखिरकार उसे ऊपर जाने का रास्ता मिल गया। वह ऊपर चढ़ी और पूरी ताकत से लोहे का ढक्कन हटा दिया। चारों तरफ तेज रोशनी फैल गई। जब उसने पलटकर देखा तो उसके सामने फैली हुई पीली जमीन थी। यह नजारा हैना ने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था, लेकिन उसके पास इसे देखने का समय नहीं था, क्योंकि दूर से एक जीप तेजी से उसकी तरफ आती दिखाई दे रही थी और अगले ही पल हैना आखिरी गाड़ी के नीचे लटक गई। लेकिन अब हैना की सारी ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसने एक तरफ छिपकर इंतजार करने का फैसला किया ताकि सामने वाला काफी दूर निकल जाए और फिर वह आगे बढ़ सके। लेकिन हैना को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसने अब भी जो हुनर दिखाया था उसने मैरी को अंदर तक हिला दिया था। मैरी ने तुरंत तिजोरी से एक टॉप सीक्रेट फाइल निकाली, फिर उसने उसे नष्ट करने के लिए आग जलाई। लेकिन उसी वक्त उसके दिमाग में 10 साल पुरानी यादें ताजा हो गईं। उस समय एरिक, हैना और उसकी माँ के साथ कार में भाग रहा था। उसी दौरान हैना की माँ ने उसे एक ग्रीक फेरी टेल की किताब दी थी, लेकिन तभी मैरी बंदूक लेकर वहां पहुंच गई। कुछ ही देर बाद उनकी जीप एक पेड़ से टकरा गई। मैरी तुरंत गाड़ी के पास पहुंची, लेकिन अंदर कोई नहीं था। वहां सिर्फ हैना की माँ की लाश पड़ी थी। मरने से पहले उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने मैरी से कहा था, हैना कभी तुम्हारी नहीं होगी। उधर तेज धूप के बीच हैना लगातार आगे बढ़ रही थी। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात दो बहनों से हुई जो ट्रिप पर निकली थी। यह पहली बार था जब हैना किसी आम इंसान से बात कर रही थी। उसने वही नकली पहचान बताई जो बचपन से उसके दिमाग में बिठाई गई थी। इतनी सारी बातें सुनकर लड़की को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने अपना परिचय सोफी के नाम से दिया। उसी समय उसकी माँ का फोन आ गया और सोफी ने हैना को अपने साथ चलने का ऑफर दिया, लेकिन हैना अजनबियों के साथ रहने की आदी नहीं थी, इसलिए उसने बिना सोचे ही मना कर दिया। आगे चलते हुए उसे एक हरी नाव दिखाई दी। उसने वहां से कुछ कपड़े चुराए और अपनी यात्रा जारी रखी। आखिरकार शाम होते होते वह सबसे नजदीकी शहर पहुंच गई। चारों तरफ की भीड़ और चमक दमक देखकर हैना हैरान रह गई। वह हर चीज को बड़े ध्यान से देख रही थी। कुछ देर बाद वह शहर की दीवार के पास बने एक होटल में पहुंची। वहां होटल के मालिक से बात करके उसे पता चला कि वह मोरक्को में है। जब मालिक को पता चला कि हैना अपने परिवार से बिछड़ गई है और उसके पास कोई दस्तावेज नहीं है, तो उसने दया दिखाते हुए उसे होटल का सबसे अच्छा कमरा दे दिया। कमरे के अंदर आकर हैना पहली बार लाइट, गर्म पानी की केतली और टीवी जैसी चीजों को देखकर हैरान रह गई। ये सब उसके लिए बिल्कुल नई चीजें थीं। वह किसी छोटे बच्चे की तरह हर चीज को बड़े ध्यान से देख रही थी। लेकिन कुछ ही देर बाद टीवी और केतली की आवाजें सुनकर वह घबरा गई। उसने होटल मालिक की तरह रिमोट से सब कुछ चलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। घबराहट में वह बाथरूम में गिर गई और डरकर कमरे से बाहर भाग गई। लेकिन तभी उसकी मुलाकात एक बार फिर सोफी और उसके भाई से हो गई। जब उन्होंने हैना को अकेला देखा तो दोनों ने उसे अपने साथ डिनर करने का न्योता दिया। सोफी के माता पिता काफी खुले विचारों वाले थे। वे बस चाहते थे कि उनके दोनों बच्चों का बचपन खुशी से भरा हो। बातों बातों में उन्होंने हैना के परिवार के बारे में पूछ लिया, लेकिन हैना के मुंह से जो निकला उसे सुनकर सब हैरान रह गए। उसने बताया कि उसकी माँ को 3 गोलियां मारी गई थी। ये सुनकर सोफी के पिता भी एक पल के लिए चुप हो गए। डिनर के बाद हैना अपने होटल के कमरे में लौट आई और अपनी मेडिकल रिपोर्ट देखने लगी, लेकिन उसमें लिखे मुश्किल शब्द उसकी समझ से बाहर थे। उसे बस इतना समझ आया कि उसमें डीएनए एबनॉर्मलिटी लिखा हुआ है। लेकिन हैना को नहीं पता था कि उसी शहर में मैरी भी पहुंच चुकी है। उसने अपने पुराने साथी हुआंग माओ को ढूंढ निकाला, जो अब रिटायर हो चुका था। मैरी ने उसे बहुत सारे पैसे देकर हैना को खोजने का काम सौंपा। उसने साफ कहा कि हैना जिंदा चाहिए, जबकि एरिक को खत्म करने की जिम्मेदारी वह खुद संभालेगी। अगले दिन हुआंग माओ ने होटल के मालिक के बारे में पता लगाया। उसने उसे कुर्सी से बांध दिया और हैना के बारे में पूछताछ करने लगा, लेकिन बेचारे मालिक को कुछ भी नहीं पता था। तभी हुआंग माओ के आदमियों को सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि सुबह 10 बजे हैना सोफी के घर गई थी, और जब उन्हें पता चला कि सोफी का परिवार फेरी से स्पेन जाने वाला है, तो हुआंग माओ ने तुरंत अपने आदमियों को लेकर बंदरगाह की तरफ रुख कर लिया। लेकिन जब तक वे वहां पहुंचे, शिप निकल चुकी थी। उधर आर्कटिक छोड़कर
एरिक भी समुद्र किनारे पहुंच चुका था। उसने अपने कपड़े बैग में रखे और अकेले तैरकर समुद्र पार कर लिया। लेकिन जैसे ही वह किनारे पहुंचा, 2 पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। हालांकि ज्यादा देर नहीं बीती और उन दोनों पुलिस वालों की लाशें बरामद हो गई। ये खबर मिलते ही मैरी तुरंत मौके पर पहुंच गई। वहां मौजूद अधिकारी इंटरपोल की मदद लेना चाहते थे, लेकिन मैरी ने उन्हें साफ मना कर दिया। उसने कहा कि एरिक से वह खुद निपटेगी। रात होते ही हैना, जो एक बॉक्स में छिपी हुई थी, बाहर निकल आई। लेकिन उसकी हलचल से सोफी का छोटा भाई माइल्स जाग गया। अच्छी बात यह थी कि माइल्स भी हैना को पसंद करता था, इसीलिए उसने किसी से कुछ नहीं कहा। हैना कार से बाहर निकल गई और उससे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि माइल्स चुपचाप उसके पीछे आ रहा है। वह भागते भागते स्विमिंग पूल तक पहुंची। वह बस थोड़ा पानी पीना चाहती थी, लेकिन तभी अचानक सोफी पानी से बाहर निकल आई। सोफी को हैना का अजीब व्यवहार काफी दिलचस्प लगता था। उसने खुद ही बताया कि वह 2 लड़कों के साथ पार्टी में जाने वाली है। फिर उसने मुस्कुराते हुए हैना को भी अपने साथ चलने के लिए मना लिया। आधी रात को हैना एक लड़के की बाइक पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे से टकराती ठंडी हवा उसे एक अलग ही एहसास दे रही थी और शायद अपनी जिंदगी में पहली बार वह खुलकर हंस रही थी। कुछ ही देर बाद चारों पार्टी में पहुंच गए और सोफी और उसका बॉयफ्रेंड काफी एक्साइटेड नजर आ रहे थे। उन्होंने मजाक मजाक में दूसरे लड़के को हैना के करीब जाने के लिए उकसाया, लेकिन जैसे ही उसने हैना को किस करने की कोशिश की, हैना ने बिना सोचे समझे उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। यह देखकर सोफी घबरा गई और तुरंत हैना को शांत करने लगी। किसी तरह मामला वहीं संभल गया। उधर मैरी हैना की दादी तक पहुंच चुकी थी। उसने उन्हें हैना की मां का एक पुराना मैसेज सुनाया, जिससे पता चलता था कि उसने किसी एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लिया था। हैरानी की बात यह थी कि हैना की दादी मैरी को देखकर बिल्कुल नहीं चौंकी। उन्हें पहले से पता था कि वह एरिक और हैना को ढूंढ रही है। उन्होंने मैरी से एक सवाल पूछा, क्या तुमने कभी अपने बच्चे को खोने का दर्द महसूस किया है? यह सुनते ही मैरी का चेहरा बदल गया। उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसने इस बारे में आगे बात करने से मना कर दिया। फिर उसने अपनी बंदूक निकाली और उस पर साइलेंसर लगा दिया। हैना की दादी समझ चुकी थी कि अब उनका अंत करीब है। वह अपनी बेटी की तस्वीर के पास गई और आखिरी बार मैरी से पूछा कि हैना दिखने में कैसी है, और फिर एक गोली की आवाज गूंजी। लेकिन इस बात से पूरी तरह अनजान हैना उस वक्त सोफी के साथ बिस्तर पर लेटी हुई थी। इन कुछ दिनों में सोफी उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन चुकी थी, इसलिए उसने हैना से पूछा कि वह आखिर कहां से आई है। सोफी की दोस्ती देखकर हैना काफी भावुक हो गई, लेकिन फिर भी वह सच बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसे डर था कि कहीं सोफी भी इस मुसीबत में न फंस जाए। उसने बस इतना कहा कि एक खतरनाक आदमी उसका पीछा कर रहा है और वह अपने पिता से मिलने बर्लिन जा रही है। यह सुनकर सोफी ने ज्यादा सवाल नहीं किए, बल्कि उसने हैना को दोस्ती की निशानी के तौर पर एक चीज दी और कहा कि वे हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। लेकिन अगली सुबह सोफी ने देखा कि हैना कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। घबराकर वह अपने माता पिता के पास पहुंची। तभी अचानक हैना वापस आ गई, लेकिन उसके हाथों में 2 मरे हुए जानवर थे। वही उसका नाश्ता था। ये देखकर पूरा परिवार डर गया। कुछ देर बाद हैना सोफी के परिवार के साथ आगे की यात्रा पर निकल पड़ी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि माइल्स पहले से ही सड़क किनारे उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उनकी गाड़ी वहां से निकली, माइल्स और उसके आदमी चुपचाप उनके पीछे लग गए। दूसरी तरफ एरिक बस से जर्मनी पहुंच चुका था, लेकिन बस से उतरते ही उसे एहसास हो गया कि कोई उस पर नजर रख रहा है। हर कुछ कदम पर एक छिपा हुआ एजेंट मौजूद था। जब एरिक मेट्रो स्टेशन के अंदर पहुंचा तो 4 एजेंटों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और अगले ही पल वहां एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। चारों एजेंटों को खत्म करने के बाद एरिक को इंटरकॉम से पता चला कि ये लोग मैरी के भेजे हुए थे। तभी उसने सीधे मैरी को फोन मिला दिया। मैरी को लगा कि उसके किसी आदमी का कॉल है, लेकिन अगले ही पल हॉल के अंदर एरिक की आवाज गूंज उठी। मैरी बाहर से पूरी तरह शांत दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके मन में कई सवाल चल रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एरिक ने उसे फोन क्यों किया है। उसने तुरंत दूसरा फोन उठाया और अपने आदमियों को टेक्निकल टीम से संपर्क करने के लिए कहा, लेकिन तभी बाहर दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। उसके आदमी जैसे ही बाहर देखने गए, अगले ही पल गोलियों की आवाज गूंज उठी। हालांकि मैरी घबराई नहीं। उसने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और सोफे के पीछे छिपकर दरवाजे की तरफ फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। दरवाजा किसी भी पल टूटने वाला था, इसलिए मैरी पीछे के रास्ते से भाग निकली। जब एरिक दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके सामने सिर्फ एक खुली खिड़की थी। उधर हैना भी बेचैन हो चुकी थी। उसने काफी देर से देखा कि एक कार लगातार उसका पीछा कर रही है। रियर व्यू मिरर में देखते ही उसे समझ आ गया कि यह लोग उसी के लिए आए हैं। उसने तुरंत गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी और सोफी से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, कार से बाहर मत निकलना। अपनी दोस्ती के लिए शुक्रिया कहने के बाद हैना खुद कार से बाहर निकल गई और उन 3 आदमियों को बंदरगाह की तरफ ले गई। कुछ ही देर में वे लोग उसे पकड़ने में कामयाब हो गए, लेकिन मौका मिलते ही हैना
उनके चंगुल से निकल गई। चारों तरफ रखे कंटेनर्स अब एक भूल भुलैया की तरह बन चुके थे। हैना लगातार उनके ऊपर से छलांग लगाते हुए आगे बढ़ रही थी। उसी दौरान उसने मेरी के 2 आदमियों को खत्म कर दिया, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सोफी ज्यादा दूर नहीं थी। हालांकि उसके पास रुकने का समय नहीं था। उसने सामने वाले आदमी पर लगातार हमला करना शुरू कर दिया। यह सब देखकर सोफी के होश उड़ गए। उसने शायद पहली बार इतना खतरनाक नजारा देखा था। डर के मारे वह वहां से भाग गई है ना, फिर से कंटेनर्स के ऊपर चढ़ गई और पूरी ताकत के साथ वहां से निकलने की कोशिश करने लगी। आखिर में उसने समुद्र में छलांग लगा दी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इसी दौरान पीले बालों वाले आदमी ने सोफी के पूरे परिवार को अपने कब्जे में ले लिया था। मैरी खुद उनसे हैना के बारे में पूछताछ करने पहुंची। सोफी के माता पिता को कुछ भी नहीं पता था, लेकिन सोफी अपनी दोस्त के लिए आखिर तक डटी रही। हालांकि छोटा माइल्स इतना मजबूत नहीं था। बातों बातों में उसने वह जगह बता दी जहां हैना अपने पिता से मिलने वाली थी। उधर हैना आखिरकार बर्लिन पहुंच चुकी थी। कुछ लोगों की मदद से वह अपने पिता के पुराने दोस्त के घर तक पहुंचने में कामयाब हो गई। यह जगह पहले एक फेरी टेल पार्क हुआ करती थी, लेकिन अब इसे पूरी तरह छोड़ दिया गया था। यहाँ सिर्फ एरिक का पुराना दोस्त ग्लिन अकेला रह रहा था। ग्लिन ने पहली नजर में ही हैना को पहचान लिया। वह उसे देखकर काफी खुश हुआ और बड़े प्यार से घर के अंदर ले गया। हालांकि आसपास की चीजें पुरानी थी, लेकिन हैना के लिए यह सब किसी सपने जैसा था। उसे लग रहा था जैसे किसी परिकथा की दुनिया सच बनकर उसके सामने आ गई हो। कुछ देर बाद उसे पता चला कि 2 लोग उसकी दादी के घर गए हैं। ये सुनते ही हैना तेजी से वहां पहुंची। उसने खिड़की तोड़ी और अंदर घुस गई। अंदर पहुंचते ही उसकी नजर अपनी माँ की तस्वीर पर पड़ी, जिसमें गोली लगने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। तभी एरिक वहां आ गया। वह हैना से आराम से बात करना चाहता था, लेकिन हैना के मन में कई सवाल उठ चुके थे। उसने सीधे एरिक से पूछा, क्या आप सच में मेरे पिता हैं? यह सवाल सुनकर एरिक कुछ पल के लिए चुप रह गया। वह इस मासूम लड़की से झूठ नहीं बोलना चाहता था। उसने कहा कि बचपन से उसने ही हैना को बड़ा होते देखा है और वह उसे अपनी बेटी की तरह मानता है। लेकिन यह सच सुनने के बाद हैना पूरी तरह टूट गई। उसे एहसास हुआ कि वह इतने सालों से एक झूठ के साथ जी रही थी। गुस्से में उसने एरिक से पूरी सच्चाई बताने को कहा। अब एरिक के पास भी कुछ छिपाने का कोई मतलब नहीं था। उसने धीरे धीरे बताना शुरू किया कि हैना किसी आम इंसान की तरह पैदा नहीं हुई थी। CIA ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों से 20 महिलाओं को चुना था। इस एक्सपेरिमेंट का मकसद ऐसे सुपर सोल्जर्स तैयार करना था जिनके अंदर डर और दया जैसी भावनाएं कम हो और उनकी ताकत आम इंसानों से कहीं ज्यादा हो। लेकिन जब हैना सिर्फ 2 साल की थी, तब मैरी ने पूरे प्रोजेक्ट को बंद कर दिया और उससे जुड़े हर सबूत को मिटाने का आदेश दे दिया। एरिक कितने सालों की मेहनत को बर्बाद होते नहीं देख सकता था, इसलिए वह चुपचाप हैना को अपने साथ लेकर भाग गया। लेकिन रास्ते में मैरी ने उन्हें रोक लिया। किसी तरह एरिक हैना को लेकर आर्कटिक पहुंच गया और वहीं उसे बड़ा किया। यह सब सुनने के बाद हैना खुद को संभाल नहीं पाई। वह यह मानने को तैयार नहीं थी कि वह किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है। गुस्से और दर्द में वह वहां से चली गई। एरिक उसे रोकना चाहता था, लेकिन अब हैना पहले जैसी छोटी बच्ची नहीं रही थी। उसने एरिक को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया, लेकिन फिर भी एरिक उसके पीछे भागा। वह उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसने उसके भविष्य के लिए सब कुछ सोच रखा है। लेकिन तभी मैरी अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंच गई। एरिक तुरंत हैना के साथ भागा और मैरी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वह पागलों की तरह कार से टकराया और फिर दूसरी तरफ भागने लगा। मैरी भी अपनी गाड़ी छोड़कर उसके पीछे दौड़ पड़ी। एक भयानक लड़ाई के बाद एरिक ने पीले बालों वाले आदमी को खत्म कर दिया, लेकिन उसे सांस लेने का मौका भी नहीं मिला था कि मैरी हाथ में स्टील की पाइप लेकर उसकी तरफ दौड़ पड़ी। एरिक ने भी जवाबी हमला किया। उसने तेजी से वार करते हुए पीले बालों वाले आदमी को काबू में कर लिया और उसी स्टील पाइप को उसके शरीर में घोंप दिया। यह सब कुछ मैरी अपनी आंखों से देख रही थी। जैसे ही एरिक उसकी तरफ मुड़ा, मैरी ने ठंडे चेहरे के साथ अपनी बंदूक उसकी तरफ तान दी। उसने पूछा, इतने साल छिपे रहने के बाद तुमने अब खुद को सामने लाने का फैसला क्यों किया? एरिक मुश्किल से खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने राहत भरी आवाज में कहा, क्योंकि अब बच्ची बड़ी हो चुकी है। यह सुनकर मैरी कुछ पल के लिए चुप रह गई, लेकिन अगले ही पल उसने ट्रिगर दबा दिया। गोली लगते ही एरिक पीछे की तरफ गिर पड़ा। उसी समय हैना मदद मांगने के लिए वापस पार्क में ग्लिन के पास पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ग्लिन का शरीर हवा में लटका हुआ था और उसके शरीर में कई तीर धंसे हुए थे। हैना ने घबराकर पर्दा हटाया और तभी उसके सामने मैरी खड़ी थी। सदमे में हैना जमीन पर बैठ गई। उसने एक तीर निकाला और वहां से भागते हुए रेलिंग से बंधी रस्सी को खींच दिया। जब वह रेलिंग के पास पहुंची तो उसने देखा कि मैरी धीरे धीरे सुरंग से बाहर आ रही है, लेकिन मैरी ने गोली नहीं चलाई। उसने शांत आवाज में कहा कि वह उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन हैना अब उस पर भरोसा करने वाली नहीं थी। वह फिर से भागने लगी। यह देखकर मैरी गुस्से से चिल्लाई और उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन उसी पल हैना ने मौका देखकर रस्सी से बंधा तीर उसकी तरफ छोड़ दिया। मैरी ने भी बिना देर किए ट्रिगर दबा दिया और गोली सीधा हैना के पेट में जा लगी।
जब हैना को होश आया तब तक मैरी वहां से गायब हो चुकी थी। अपने घाव को पकड़ते हुए हैना सुरंग के अंदर चलने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सामने कहीं कोई रास्ता उसका इंतजार कर रहा हो। कुछ देर बाद वह ऊपर पहुंची और देखा कि मैरी घबराई हुई हालत में भाग रही है। हैना लगातार उसका पीछा करती रही और आखिरकार उसे एक बड़ी स्लाइड के पास घेर लिया। अब मैरी भी गुस्से में थी। उसने एक बार फिर अपनी बंदूक उठा ली, लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर पड़ी। हैना धीरे धीरे उसके पास पहुंची। फिर एक जोरदार आवाज गूंजी और सब कुछ खत्म हो गया। तो दोस्तों, यही थी हन्ना मूवी की पूरी कहानी। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसे बचपन से ही एक परफेक्ट फाइटर बनने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन जब उसे अपनी असली पहचान का सच पता चला तो उसने अपनी जिंदगी और अपनी आजादी के लिए हर खतरे का डटकर सामना किया। एक्शन, सस्पेंस और इमोशन से भरी इस फिल्म ने हमें दिखाया कि इंसान की असली ताकत सिर्फ उसकी ताकत में नहीं, बल्कि उसके हौसले और अपनी किस्मत खुद चुनने की आजादी में होती है। वैसे आपको हन्ना का सबसे जबरदस्त सीन कौन सा लगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल वीएस मूवी रिकैप्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, ताकि ऐसी ही दमदार मूवी रिकैप्स सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में एक और शानदार और रोमांचक फिल्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए वीएस मूवी रिकैप्स। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। बाय बाय।